स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं जो हमारे पिछले क्लासेस थे वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के मुतलिक थे। तो उसमें हमने देखा कि यूरोप का जो नेशनलिज्म था दैट वाज मेनली कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। तो नेशन स्टेट्स की जो प्रोसेस है वो यूरोप में शुरू हुई और कैसे यूरोप में नेशन स्टेट्स वजूद में आ गए और बिफोर दैट 18th सेंचुरी या 9th सेंचुरी में क्या सिचुएशन थी यूरोप में, कैसे जो मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर्स बनाई गई थी और कंजर्वेटिव रिजीम्स कैसे बनी थी, लिबरल नेशनलिस्ट्स की क्या डिमांड थी, उन्होंने कैसे एक अहम रोल अदा किया नेशन स्टेट्स को बनाने में। इस तरह अगर हम ये सारा जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है तो हमने ये भी देखा कि अप टू 1871 यूरोप में नेशन स्टेट्स तकरीबन हर जगह कायम की गई थी। जैसे आपको मालूम है 1871 में जर्मनी एक यूनाइटेड स्टेट के तौर पर वजूद में आ गई थी। तो इस तरह जो जो स्टेट्स हैं, नेशन स्टेट्स जो उनकी क्रिएशन थी वो तकरीबन यूरोप में कंप्लीट हो गई। आफ्टर दिस जो नेशन स्टेट्स जो कंप्लीट हो गई, ये प्रोसेस जो कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम देखते हैं एक चेंज जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, उसको हम जो दो तरीकों से देखते हैं, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, तो ये दो चीजें हैं। आफ्टर 1871 जब हम देखते हैं एक चेंज जो हम देखते हैं, जो लिबरल नेशनलिस्ट जो आइडियोलॉजी, यानी नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, लिबरल आइडिया जो लिबरल जो उसमें जो नेशनलिज्म थी उसमें थोड़ा चेंज आ गई है। दे नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियोलॉजी लिबरल जो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स थे, और उसकी जो हम देखते हैं उनकी सोच थोड़ा अगर हम देखेंगे वो तंग हो गई है। वो एक दूसरे के साथ अब जंग पर उतर आने लगे हैं। इवन दे वर रेडी टू गो वॉर। जो हर कोई नेशन थी यूरोप में वो अपनी जो टेरिटरी, अपनी वेल्थ, अपना जो बिजनेस, अपनी ट्रेड वो बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए जो उनकी जो पहली वाली जो लिबरल जो आइडियोलॉजी थी उसमें हम एक चेंज देख रहे हैं। तो जैसे आप देखते हैं जो नेशनलिज्म जो थी उसमें जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स थे, उसमें जो ब्रॉडनेस थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। उसमें अब हम देखते हैं आफ्टर 1871 उसमें जो लिमिटेड इंडस हम देख रहे हैं। तो इस तरह जो ये चेंज जो शिफ्ट थी, जो ट्रांजिशन हुई है, तो उसके जो आगे चलकर जो नताइज निकले हैं उस पर पूरी दुनिया पर उसके असरार पड़े, न कि यूरोप पर बल्कि पूरी दुनिया पर। कभी कभी छोटे छोटे जंग हुए उनके दरमियान, लेकिन आखिरकार जब हम देखते हैं एक बहुत बड़ी जंग हो गई है जिसको हम वर्ल्ड वॉर के तौर पर देख रहे हैं। तो ये इट वाज बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ दिस नेशन स्टेट्स ऑफ यूरोप that ultimately affect the whole world. तो जब हम देखते हैं जैसे मैंने यहाँ एक जो नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म की बात, इम्पीरियलिज्म जैसे आप देखते हैं, इम्पीरियलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसके तहत एक पावरफुल जो कंट्री होती है वो कमज़ोर जो कंट्रीज थे उन पर कब्जा करते हैं। तो ये प्रोसेस हालांकि बहुत पहले शुरू हो चुकी थी यूरोप में। जो कंट्रीज थी, जो पावरफुल कंट्रीज थी यूरोप में, तो उन्होंने जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, इंग्लैंड था, इसी तरह जो हॉलैंड था, बेल्जियम था, डेनमार्क था, उन्होंने पहले जो उनकी ट्रेड के जरिए उन्होंने बहुत सारी जगहों पर कब्जा किया था। लेकिन अभी वहाँ सेंट्रल यूरोप या हम ईस्ट यूरोप में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं थी। लेकिन जब आप देखते हैं जो
वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे इंग्लैंड की बात करेंगे, वहाँ पहले बहुत पहले 1730s में वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी ट्रेड पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। और उसमें जो इंडिया भी शामिल था। तो ट्रेड के करने के वजह से जो उनके वहाँ के हालात जो थे, तो विद रिजल्ट वो फिर कामयाब हो गए उनको कॉन्क्योर कर, उनको अपनी कॉलोनीज बनाने में। तो इस तरह उनके पास पहली कॉलोनीज थी। जब सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोप में भी जब नेशन स्टेट्स वजूद में आ गई, तो उन्होंने भी जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि उनके मुताबिक जो उनकी एक फिलासफी थी, जो उनका एक सोच था, वो ये था कि टू हैव द कॉलोनीज वुड एड टू देयर प्रेस्टीज एंड पावर। इस तरह जो एक स्ट्रगल उनके दरमियान आ गई। जो यूरोपियन कंट्री उस वक्त जब हम देखते हैं यूरोप में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, उसमें जैसे इंग्लैंड था, रशिया था, इसी तरह जो ऑस्ट्रिया हंगरी था, फ्रांस था। तो ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, तो उनके दरमियान एक स्ट्रगल सी पैदा हो गई। लेकिन ये कॉलोनीज को लेकर जो उनके दरमियान अब एक दुश्मनी बढ़ने लगी। जब हम देखते हैं आफ्टर 1870s, तो एक उसमें थोड़ा ऐड किया है, जब विद इन यूरोप एक सिचुएशन, एक टेंस सिचुएशन खड़ा हो गई। वो बाल्कन इशू जो हुआ है, तो उसको लेकर जो टेंशन खड़ा हुआ, तो उसने फिर उसमें ऐड किया। तो बाल्कन जो था, ये एक छोटा सा हिस्सा था यूरोप में, तो जिसकी एक अलग जो जियोग्राफिकल और इथनिक जो पहचान थी, आइडेंटिटी थी। तो उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जैसे प्रेजेंट डे रोमानिया था, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, इसी तरह स्लोवेनिया था, सर्बिया और मॉन्टेगो। तो ये बहुत सारी जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उसमें, तो वो उनमें से बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, वो कभी ऑटोमान जो तुर्कस उनके कंट्रोल में थी। तो जब 18th सेंचुरी में जो ऑटोमान जो एम्पायर थी, वो थोड़ा वीक पड़ने लगी। और ये जो आपने देखा है, ऐसा पीरियड था जब नेशनलिज्म पूरे यूरोप में फैल चुका था। तो उन लोगों ने भी अपने जो इंडिपेंडेंस की उन्होंने आवाज़ उठाई इंडिपेंडेंस के लिए। तो विद रिजल्ट वहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई। तो चूँकि जो पावरफुल कंट्रीज थी, उनके दरमियान एक ग्रीड सी पैदा हो गई कि हम उन जो छोटी छोटी स्टेट्स है, बाल्कन स्टेट्स, उन पर अपना कंट्रोल हासिल करें, ताकि अपने जो बाउंड्रीज हैं या अपने पावर को ऐड करें। तो इस तरह उनके दरमियान एक स्ट्रगल सी पैदा हो गई। तो ये एक ऐसा टेंस सिचुएशन वहाँ यूरोप में बन गई, जिसने अल्टीमेटली फिर 1914 में एक वार को जन्म दिया। 1914 में एक वार जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस वार में जब हम देखते हैं जो बहुत जो कंट्रीज जो पहले उसमें दो ग्रुप्स यूरोप के थे। जैसे एक ग्रुप में जर्मनी था, जो आपने 9th में पढ़ा है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, और उसमें तुर्की, ओटोमान तुर्की। और जो दूसरा ग्रुप था, उसमें रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, और बाद में जब आप देखते हैं, बाद में यूएसए भी उसके साथ जुड़ गया है। तो इस तरह ये दो ग्रुप्स के दरमियान तो बाजार हम देखते हैं जंग, लेकिन उस जंग में आहिस्ता आहिस्ता और कंट्रीज ने शिरकत की। इस तरह ये जंग पहले पूरे यूरोप में फैला, और बाद में जो उसमें जो उन कंट्रीज जो कॉलोनीज थी जो अदर कंटिनेंट्स में थी, तो वो भी उसके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई। इस तरह ये जंग वर्ल्ड वाइड बन गया। तो उसके जो असरात थे वो पूरे दुनिया में देखे गए। हालांकि उस जंग में जब हम देखते हैं, जो जर्मनी और जो उसके अलाइज थे, वो जंग हार गई। और ये विक्टोरियस ग्रुप रहा, ब्रिटेन या फ्रांस या रशिया तो
जो रशिया में आपने पिछले क्लास में देखा है 1917 में जो वहाँ एक रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद रशिया जंग से अलग हो गया, उसकी जगह यूएस से जुड़ा जंग उस ग्रुप के साथ। तो इस तरह ये ग्रुप विक्टोरियस रहा। तो विक्टोरियस होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डिफीटेड कंट्रीज उनके साथ सेपरेट ट्रीटीज की। उसके बारे में जैसे जर्मनी के साथ एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सिलियस, वो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कैसा वो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी था। तो इसी तरह ऑस्ट्रिया जो हंगरी उसके साथ भी एक ट्रीटी हुआ और टर्की के साथ भी एक ट्रीटी हुआ। तो इन चूंकि डियर स्टूडेंट्स जैसे आप जानते हैं जो आज की क्लास में ये तो सिचुएशन रही है, आप तो जो 1914 से लेकर 1918 तक जो ये जंग चला 4 साल तक, तो उसमें कैसे उसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया, पूरी दुनिया को उसको अपने लपेट में ले लिया। तो ये हम देख रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उस जंग के जो असरात थे वो हिंदुस्तान पर कैसे पड़े। तो साथ ही साथ जो आपका जो ये सोशल साइंस का जो ये टेंथ है, तो उसमें जो आपका ये दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में के आगाज में अगर आप देखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि इससे पहले जो आपने अप टू 1920 जो नेशनल मूवमेंट थी हिंदुस्तान की, वो कैसे शुरू हुई और किस तरह चलती थी। तो यहाँ हम देखेंगे 1920 से आगे जो नेशनल मूवमेंट थी वो उसमें कौन कौन से फेजेस आए हैं और वो किस तरह अपने गोल जो अचीव करने में कामयाब हो गई। तो यहाँ हम देखेंगे, इसीलिए तो मैंने यहाँ वर्ल्ड वार की जिक्र की है और वर्ल्ड वार जो है उसके असर हिंदुस्तान पर कैसे पड़े और कैसे हिंदुस्तान में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी वो कैसे आगे बढ़ी। क्योंकि यहाँ दो इवेंट्स को हम देखते हैं, एक तो यूरोप में जो चेंज आ गई और जो उसके जो वर्ल्ड वार के असर जो हिंदुस्तान पर पड़े। तो जो हम एक नई जो हेडिंग के तहत जैसे वर्ल्ड वार खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, ये 3 चीजें हम पढ़। तो वर्ल्ड वार मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वार जो 1914 में शुरू हुआ और ये तकरीबन 1918 तक चला। तो उसके वो जंग उसमें जो स्टेट्स थे उन्होंने अपने तमाम रिसोर्स इस्तेमाल किए टू विन द वार, और इस तरह जो उन्होंने वार को लड़ा है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जिन्होंने लोन्स लिए और ये जंग लड़ा। तो अल्टीमेटली उस जंग में जो एक ग्रुप जो विक्टोरियस ग्रुप था, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, तो उन्होंने जो ट्रीटीज किए हैं उन डिफीटेड जो कंट्रीज थी उनके साथ। तो इस तरह ये जो ऐसी कंट्रीज थी जिनकी कॉलोनीज हर जगह थी, हर कॉन्टिनेंट में थी। तो इस तरह ये हालांकि उस वार में काफी ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ है हर कंट्री का, चाहे वो डिफीटेड थे चाहे वो विक्टोरियस थे, सबों का एक्सपेंडिचर हुआ, काफी ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ। तो इस तरह तो ये लोग तो कंपनसेट नहीं कर पाए और ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जर्मनी की हालत आफ्टर वार क्या हुई। और लेकिन यहाँ हम बात करेंगे इन कंट्रीज की, जैसे ब्रिटेन था तो इंडिया उसकी कॉलोनी थी, तो ये विक्टोरियस कंट्रीज थी, दे ट्राई टू कंपनसेट देयर लॉस फ्रॉम द कॉलोनीज। तो उन्होंने कॉलोनी से अपने उस नुकसान को उसकी भरपाई करना चाहिए। अब उनकी पॉलिसी जो रही कि कैसे हम कॉलोनीज से ज्यादा हासिल करें ताकि हम अपने जो इंडस्ट्रीज या अपने जो लोगों की हालत उसको सुधार सके। तो इस तरह उन्होंने जो नए टैक्सेस इम्पोज किए, उन्होंने जो नई कस्टम ड्यूटीज लगाए और जो एग्जिस्टिंग जो टैक्सेस थे उनको बढ़ा दिया, लेकिन जो रेवेन्यू वगैरह उसको भी इंक्रीज किया। लेकिन यहाँ हम एक चीज देखते हैं
ये तो आउटसाइड जो इम्पैक्ट था हिंदुस्तान पर, लेकिन इंडिया में उस वक्त सिचुएशन क्या थी? क्योंकि आफ्टर जो 1940s से आगे आप देखते हैं 1980s में इंडिया में क्या सिचुएशन थी? इंडिया में उस वक्त जो पहले जो इम्पीरियलिस्ट जो पॉलिसीज थी उसके उनको लेकर जब हम देखते हैं लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। लोग फाका कशी कर रहे थे। लोगों के पास जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को फूड शॉर्टेज महसूस हो रही थी। तो लोग बीमारियों से मर रहे थे। लोगों के पास राइट्स नहीं थे। Politically they were subjugated. Economically they were brought to the verge of starvation. Socially they were treated inferior. ये लोगों की सिचुएशन थी। लेकिन बहुत सारी जगहों पर पीजेंट्स, वर्कर्स, ट्राइबल्स, उन्होंने छोटी छोटी जो बगावतें की है तो उनको सुप्रेस किया गया था। इस तरह अब उनको एक होप था कि शायद वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी अख्तियार करेगी जिससे हमें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिश ने क्या किया? तो उन्होंने जो पहला जो उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने जो अपने टैक्सेस वगैरह जो मैंने पहले कहा उनको इंक्रीज किया। उससे लोगों की हालत और ख़राब हो गई है। तो लोगों के अंदर जो रिजेंटमेंट हो गई है, वो नाराज़गी हो गई है। तो उस नाराज़गी जब वो एहतजाज करने लगे, जो प्रोटेस्ट करने लगे, जब उसके खिलाफ देने लगे तो उनको क्या मिला? रॉलेट एक्ट। उनको रॉलेट एक्ट मिला। तो गवर्नमेंट ब्रिटेन ने रॉलेट एक्ट पास किया 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया। ये एक्ट जो है हिंदुस्तानी ने उसको कहा इट इज ब्लैक बिल। ये ब्लैक बिल है। ये ऐसा काला कानून था कि जिसके तहत किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बिहाइंड द बार्स किया जाता था या जेल भेज दिया जाता था विदाउट एनी ट्रायल फॉर एटलीस्ट 2 years। तो ये उसके तहत बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन ये वो पीरियड था, अगर हम देखेंगे खुशकिस्मती से, जब अब गांधीयन इरा हम देखते हैं, जो महात्मा गांधी जो था वो 1915 में हिंदुस्तान में वापस आ गया। इस तरह जो उसने हिंदुस्तान की हालत देखी उसको लेकर वो एक नई फिलॉसफी लेकर आया जिसको कहते हैं सत्याग्रह। वो एक नई फिलॉसफी लेकर आया, उसको कहते हैं सत्याग्रह, तो नॉन वायलेंस। तो सत्याग्रह क्या थी? आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो गांधी जी ने दिया वो क्या थी? उसका मानना था, एक ऐसी फिलॉसफी थी जिसमें यह कहा गया कि अगर आपका काज ट्रू है, अगर आपका इफ योर काज इज ट्रू और आपकी लड़ाई इनजस्टिस के साथ है, if your cause is true and fight is against injustice, then you need not to use physical force against oppressor। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करेंगे या वायलेंस का सहारा लेंगे, बल्कि आपको क्या करना है? आपको उसके जमीर पर अटैक करना है, ऑपरेसर के जमीर पर, ताकि वो मजबूर हो जाए ये मानने के लिए मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये सब आपको क्या करना है? पीसफुली करना है। तो ये फिलॉसफी उसकी थी, उसको हम कहते हैं सत्याग्रह। तो सत्याग्रह नॉन वायलेंस, उसका जो प्रैक्टिस उसने किया पहले, उसने 1916 में जब वो बिहार गया, चंपारण बिहार में है, तो 1916 में उसने उस फिलॉसफी को वहाँ इम्प्लीमेंट किया। वहाँ जो पीजेंट्स थे उनको प्लांटेशन ओनर्स के साथ कुछ मामला था, तो उसको पीसफुली उन्होंने हल किया। इसी तरह उसके बाद वो गया खेड़ा 1917 में। तो वहाँ जो क्रॉप फेलियर हुआ था और लोग रिव्यू नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने उनके सपोर्ट में जो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज वहाँ की, तो विद रिजल्ट उनको राहत मिली। इसी तरह 1918 में वो अहमदाबाद गए। 1918 में अहमदाबाद
इलाहाबाद में इसी तरह की एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज की, ये अगेंस्ट दिस मिल ओनर्स था, मिल वर्कर्स की हिमायत में। तो इस तरह तीनों जगहों पर काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिलने की वजह से जो गांधी जी वो पॉपुलर लीडर बन गया। और इस तरह अब चूंकि जब 1919 में, एक बार फिर मैं बताऊं, जब रॉलेट एक्ट पास, तो गांधी जी ने ये फिलासफी आजमाने की कोशिश की। तो उसने क्या किया, उसने जो सत्याग्रह उसके खिलाफ जो एक मूवमेंट शुरू की, एक हम कहेंगे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज की, किसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और इस तरह 6 अप्रैल को गांधी जी ने हड़ताल की कॉल दी थी। 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को उसने हड़ताल की कॉल दी। और इस तरह जब हड़ताल की कॉल दी गई तो पूरा जो सिस्टम था, चाहे वो शॉप्स थे, चाहे वो बैंक थे, रेलवे वर्कशॉप्स थे, सब बंद पड़ गए। तो इस तरह, लेकिन ये हड़ताल जो चल रहा था, सब कुछ अभी पीसफुली हो रहा था। 10 अप्रैल को जब जो गवर्नमेंट फोर्सेस थे, उन्होंने जो प्रोसेशंस थे, जो जुलूस थे, उन पर फायरिंग की। इस तरह लोग वायलेट हो गए। तो उन्होंने भी वहाँ थोड़ा तशद्दुद का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट ने एकदम से मार्शल लॉ इम्पोज किया और कमांड जनरल डायर के हाथ में दे दी। इस तरह जो 10 अप्रैल को जो हम देखते हैं मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। लेकिन जो मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ के तहत किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन लोगों ने क्या, 13 अप्रैल, जैसे हम जानते हैं 13 अप्रैल बैसाखी का दिन होता है। 13 अप्रैल को लोग निकल पड़े, जैसे पंजाब की बात करें, अमृतसर में लोग निकल पड़े। वो अमृतसर का जो एक छोटा सा बाग है, जिसको हम जलियांवाला बाग कहते हैं, वहां जमा हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सेलिब्रेट कर रहे थे इनवल बैसाखी जो मेला था। तो बहुत सारे ऐसे थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो मार्शल लॉ में जो प्रोटेस्टर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, उनके हक में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन विदाउट एनी वार्निंग जनरल डायर ने जो उस बाग की जो एंट्री पॉइंट है उसको बंद करके उन पर गोलियां बरसाना शुरू किया। इस तरह हजारों की तादाद में लोग मारे गए और उसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थी, और उनको मारा गया। इस तरह एक कत्लेआम जो मास्कर जो जलियांवाला बाग का, तो उसने पूरे पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। लेकिन ये हालात जब तशद्दुद शुरू होने लगा लोगों की तरफ से, गवर्नमेंट फोर्स की तरफ, उसने फिर गांधी जी को ये चीज अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसकी फिलॉसफी दैट वाज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। तो उसने फिर ये जो मूवमेंट थी, जो ये सत्याग्रह थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो जब उसने तशद्दुद का रूप लिया, वायलेंस का रूप लिया, तो उसने ये काला किया। इस तरह गांधी जी ने जो ये सत्याग्रह जो खत्म की, लेकिन वो सोचने लगे कि एक बड़ी मूवमेंट, एक ऐसी मूवमेंट लॉन्च की जाए जो पूरे नेशन वाइड हो, जो पूरे हिंदुस्तान में फैली होंगी, तो जिसमें हर कोई सोशल ग्रुप इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे वो पीजेंट है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो ट्राइबल है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू, हर कोई सोशल ग्रुप उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखेंगे, एक बार फिर मैं वर्ल्ड वॉर की ओर जाऊंगा, तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी थी गांधी जी के पास, एक अपॉर्चुनिटी थी कि मुस्लिम्स को कैसे अपने साथ मिलाए, कांग्रेस के साथ मिलाए। क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जैसे मैंने कहा कि हर किसी जो डिफीटेड उनके साथ ट्रीटी हुआ, तुर्की के साथ भी एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ सिविल्स, और उसके तहत जो तुर्की का सुल्तान वो खलीफा हुआ करता था। खलीफा क्या होता है? स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो इस तरह जो ये उस ट्रीटी के तहत खिलाफत को खत्म किया गया, 1919 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसको खत्म किया गया। जब खिलाफत को खत्म किया गया तो पूरी दुनिया में जो मुसलमान थे उन्होंने उसके खिलाफ एहतजाज किया,
हिंदुस्तान में भी मुस्लिम जो थे वो इकट्ठा हो गए, उनने खिलाफत कमेटी बनाई और उसमें जो हिंदुस्तान के उसमें प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद था, इसी तरह जो अली ब्रदर्स थे, इसी तरह जैसे और भी लीडर्स उसमें साथ जुड़ गए थे, उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई थी। उन्होंने वो भी चाहते थे कि एक मोमेंट लॉन्च की जाए इन सपोर्ट ऑफ दिस खलीफा, तो टू प्रेशराइज द ब्रिटिशर्स टू रिस्टोर द पावर्स ऑफ खलीफा। तो इस तरह ये एक मोमेंट अभी ऑर्गेनाइज हो रही थी कि गांधी ने सोचा कि मुसलमानों को साथ लेकर, मुसलमान एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम जो खिलाफत मोमेंट जो होने जा रही है उसको साथ लेकर एक और बड़ी मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो इसने ये प्रपोजल जो है कांग्रेस के सामने रखा सितंबर 1919 में उसने ये रखा, सितंबर 20 सॉरी। तो इस तरह फिर उसमें कांग्रेस ने उसमें गौर खोज किया, तो आखिरकार दिसंबर 1920 में उसको मंजूरी मिली। तो एक जो जॉइंट मूवमेंट लॉन्च होनी जा रही थी, दैट वाज कॉल्ड एज खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। अब आप कहेंगे जो गांधी ने जो मूवमेंट जो उसका नाम क्यों नॉन कॉपरेशन रखा, ये एक मूवमेंट थी, ये सिर्फ खिलाफत ही क्यों नहीं रही। अब खिलाफत एंड नॉन को, खिलाफत तो ये थी टू रिस्टोर द पावर ऑफ खलीफा। अब नॉन कॉपरेशन, वाई नॉन कॉपरेशन, जैसे आपकी किताब में लिखा है वाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन क्यों। तो उसके जो अगर आप देखेंगे गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उसने लिखा था कि आज तक जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ चली है, ये बुक 1909 में लिखी गई थी हिंद स्वराज। तो यहाँ तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चली है, इट बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, हिंदुस्तान की कॉपरेशन की वजह से ये गवर्नमेंट चली है और ब्रिटिश कामयाब हुए हम पर रूल करने में। तो अगर हम कॉपरेट देना छोड़ देंगे, अगर हम इनको कॉपरेशन नहीं दे देंगे, हमको हर स्फीयर में उनसे कॉपरेशन छोड़ना है, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इन 1 ईयर कोलैप्स हो जाएगी। तो इसीलिए उस मोमेंट को नॉन कॉपरेशन रखा गया, नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स। तो ये इसकी फिर अगर हम देखेंगे ये उस मूवमेंट का स्लोगन भी रहा है, नॉट टू कॉपरेट। तो उसमें ये जो अब मूवमेंट कैसे चलेगी, गांधी जी ने कहा कि ये स्टेजेस में जाएगी। ये स्टेज में पहले क्या करना है, आपको जो टाइटल्स जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं तो उनको सरेंडर करना है, फिर बाइकआउट करना है। किसका, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करना है, स्कूलों का बाइकआउट करना है, कॉलेजेस का बाइकआउट करना है, इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनका बाइकआउट करना। आपको कहीं ड्यूटी नहीं जाना है, आपको सिविल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करना है। तो आप जब काम करना छोड़ देंगे और इस तरह जो ब्रिटिशर्स है वो हम पर तशद्दुद कर सकते हैं, वो दे वुड कम टू रिप्रेशन, लेकिन ऐसी सूरत में वी विल मूव टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। तो इस तरह ये एक जो फिलॉसफी थी उस नॉन कॉपरेशन के पीछे, तो इस तरह ये मोमेंट दिसंबर 1920 में लॉन्च की गई, तो विद दिस स्लोगन और उन एम्स को लेकर जैसे हम देखते हैं, तो ये मोमेंट लॉन्च की गई 1920 में। और उस मोमेंट में आगे चलकर कौन स्टेज आए, तो क्या ये मोमेंट कामयाब रही, उस मोमेंट से हमें क्या रिजल्ट्स मिले हैं, और नेशनलिज्म जो इंडियन नेशनलिज्म है वो किस स्टेज पर पहुंचा, तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या निकले, उसके रिजल्ट्स क्या निकले, इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं उसके बारे में आपको बताऊं। खुदा।